नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस अध्ययन पर। दोस्तों आज हम लूसेंट की जो बुक है उसका पहला चैप्टर लेकर आए हैं जो है इतिहास का। और आज से हम लोग इतिहास की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो भारत का इतिहास जो पहला चैप्टर है, भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। मतलब उत्तर से लेकर जो दक्षिण में समुद्र तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक जो बीच का भूभाग है उसे हम लोग भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। ठीक है, जो भारतवर्ष है उसमें उसे भरत का देश और भारतीय जो इसमें रह रहे हैं उसे भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने ये गौर करने की बात है, यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद तथा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, तो यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन जो अरब इतिहासकार या अरब लोगों ने इसे हिंद तथा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है। भारतीय इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो उसे अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भाग में बांट दिया गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आज हम लोग प्राचीन भारत को पढ़ेंगे और उसमें भी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि प्राचीन भारत के जानने के लिए क्या क्या स्रोत हम लोग उपयोग में लाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। इसे जानने के लिए हमारे पास 4 स्रोत हैं, जिसमें पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ। जो धर्म ग्रंथ हैं वह हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशी विवरण और चौथा है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं जो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक और विदेशी विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य हैं वह कौन कौन से हैं और हमें उनसे क्या जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास की। तो पहला जो हम लोग सोर्स या स्रोत देखते हैं वह है धर्म ग्रंथ और दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। इनसे मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वह वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वह वेद है और इसके जो संकलन करता है या इसे जिसने लिखा है उनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों को लिखा है। वेद हमारे 4 वेद हैं, जिसमें पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद और वेद में भी 4 भाग हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो ऋचाएं हैं उनके क्रमबद्ध ज्ञान को या ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो ऋचाएं हैं उन ऋचाओं के समूह ऋग्वेद में ऋचाएं हैं और उन्हीं के क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। इसमें जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बाल खिल पाठ के 11 सूत्रों को मिला दें तो टोटल जो ऋचाएं हैं वह हैं 10,662 ऋचाएं। ठीक है, मतलब 10 मंडल हैं और 1028 सूत हैं। एक बाल खिल पाठ के 11 सूत को मिलाकर टोटल 11 सूत हो जाते हैं। ठीक है, एवं ऋग्वेद में
10,462 ऋचाएं हैं। तो इसके 3 पाठ हैं ऋग्वेद के, एक मंडल, दूसरे सूक्त और तीसरा ऋचाएं। तो 10 मंडल हैं, ठीक है, और 1028 सूक्त हैं, और जो 11 सूक्त हैं अगर उनको भी मिला दें तो हमें उन जो बाल खिल्य पाठ के 11 सूक्त हैं उनको मिलाकर 1028 सूक्त बनते हैं, ठीक है। इसके बाद 10,662 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं में, वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं, ठीक है। जो ऋग्वेद का ब्राह्मण या जो उसे पढ़ता है, उसका पठन पाठन करता है, उसको होत्र कहते हैं। इस वेद में आर्य के जो आर्य थे, या हम लोग कह सकते हैं कि जो वैदिक समाज था वो आर्य थे, और इसके बारे में हमें आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास के बारे में वेदों से जानकारी मिलती है, या ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। किसके बारे में? आर्यों की राजनीति और सामाजिक या उसके इतिहास के बारे में। विश्वामित्र ऋषि थे, उनके द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो जो विश्वामित्र थे उन्होंने ऋग्वेद के तीसरे मंडल, 10 मंडल हैं, उनमें से तीसरे मंडल में विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र लिखा है, और जो सूर्य देवता सावित्री के लिए समर्पित है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो जो 9वां मंडल है वह सोम देवता, या उसमें सोम देवता के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है, ठीक है। जो हस्तलिखित या हाथ से लिखी हुई ऋचाएं हैं उसको खिल कहा गया है, किसमें? ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ठीक है। इसके बाद चतुर्वर्ण समाज की कल्पना, जो चतुर्वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है, ठीक है। जो हमारे चतुर्वर्ण है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में प्रथम उल्लेख हमें 10वें मंडल में, या ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और उसके जिसका नाम था 10वें मंडल का नाम था पुरुष सूक्त में मिलता है। जिसके अनुसार यह मैंने देख लिया, बताई दिया आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष के बारे में जानकारी मिलती है, जो ब्रह्मा के क्रमशः जो पुरुष थे जिनका नाम ब्रह्म था, उनके मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए थे, ठीक है। क्रमशः जो क्रम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वह क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघ और चरणों से उत्पन्न हुए हैं, जो 4 वर्ण हैं, ठीक है। इसके बाद ये नोट दिया है जिसमें बताया है धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों के में स्पष्ट भेद करता है। क्या करता है? जो धर्म सूत्र है वह ये 4 जो प्रमुख वर्ण बताए हैं उनकी स्थितियों, व्यवसायों, उनके दायित्व क्या है, उनके कर्तव्य क्या है तथा उनके विशेषाधिकार क्या है, उनमें स्पष्ट भेद करता है। क्या? धर्म सूत्र, ठीक है। इसके बाद 52 अवतार, जो 52 अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम सूत्र ऋग्वेद है। आप लोगों ने 52 अवतार के बारे में पढ़ा होगा, और उनके जो 3 पग की स्टोरी है 52 अवतार की, जब उन्हें दान में उनने 3 पग में पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को या संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था, तो वह स्टोरी या वह आख्यान हमें प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए सर्वाधिक 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की जानकारी प्राप्त होती है। नोट है, दूसरा नोट है ये, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो जो हम प्राचीन भारत के या जब हम लोग प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में या स्रोत के रूप में वैदिक साहित्य को उपयोग करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वैदिक साहित्य में है वह है ऋग्वेद, और उसमें भी जब ऋग्वेद की बात की जाए तो शतपथ ब्राह्मण दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, किसमें? वैदिक साहित्य में, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद की बात करें तो जो हमें पता है 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। तो हम लोग सबसे पहले दूसरा हम जो पढ़ेंगे वह यजुर्वेद। यजुर्वेद स्वपाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। ठीक है, जो इसका पाठ करता है उसे अथर्वयु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, एकमात्र यह वेद है जिसमें जो गद्य और पद्य दोनों तरीके से संकलित किया गया है। ठीक है, इसके बाद सामवेद देखेंगे। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद मतलब संगीत के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, जो गा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता, इसके जो पाठ को करते थे उसे उद्गात्र कहते थे, उद्गाता या उद्गात कहते थे। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, सामवेद मतलब संगीत, और जो उसका पठन पाठन करता था उसे उद्गाता कहते थे। ठीक है, तो यह भारतीय संगीत का इसे जनक कहा जाता है। किसे? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकम, मातृभूमि, ठीक है, आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। तो यह एक ऐसा वेद है जिसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना है और जो मनुष्य के विचार या विश्वास और अंधविश्वास के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें सभा और समिति, जो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। तो आपको बता दूं कि जब ऋग्वेद का काल था तो वहां पे 4% हुई, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन जो वेद है वह ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई थी। अगर हमें वेदों को अच्छी तरीके से समझना है तो हमें 6 वेदांगों के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। ये क्या है? 6 वेदांग हैं जो वेदों को अच्छी तरीके से पढ़ने या समझने के लिए इनका ज्ञान होना जरूरी है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। ठीक है, जो क्रमबद्ध तरीके से जो ऐतिहासिक कथाओं का वर्णन हमें किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष थे। पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष। तथा इसके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। इनकी संख्या मतलब पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें केवल 5, जिसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण ही राजाओं की वंशावली, या इसमें राजाओं की वंशावली 5 पुराणों में पाई जाती है। ठीक है, नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। ठीक है, सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण, और सबसे प्रमाणिक भी वही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे पुराण और संबंधित वंश। आपको पता है कि मैंने यहाँ पे बताया कि 5 ग्रंथ हैं, 5 पुराण हैं जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो जो कुछ पुराण हैं जिनमें प्रमुख राज्य वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला है विष्णु पुराण, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा है मत्स्य पुराण, जिसमें आंध्र या सातवाहन के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा है वायु पुराण, जिसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे। ठीक है, जो सरल संस्कृत के श्लोक है उसमें पुराणों को अधिकतर पुराण लिखे गए थे, तथा इन्हें स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण का पाठ या पुराण सुन सकते थे। ठीक है,
जो पुराणों के पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, उनको स्त्री और वेद जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वह पुराणों को सुन सकते थे। ठीक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति को माना जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने जो देखा वह था, अभी तक हम लोगों ने वेद पढ़े, धर्म ग्रंथों में वेद, उसके बाद हम लोगों ने पुराण, और उसके बाद हम लोगों ने, अब हम क्या पढ़ेंगे? स्मृति। ठीक है। तो हमें 3 प्रकार के धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी ले ली है हम लोगों ने, वेद, पुराण और स्मृति। वेद और पुराण, अब हम लोग स्मृति के बारे में देखेंगे। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा कि 4 वेद थे, जिसमें सबसे प्राचीन वेद था वह था ऋग्वेद, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे 18 पुराण हैं, जिसमें सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है। अब हम लोग स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो स्मृति है वह है मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल में लिखी गई थी। क्या? जो शुंग काल की मानक ग्रंथ को, या यह शुंग काल की मानक ग्रंथ थी। मनुस्मृति कब लिखी गई थी? शुंग काल में। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। उस समय पे मनुस्मृति लिखी गई थी। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। तो जो मनुस्मृति है वह शुंग काल से संबंधित है, और जो नारद स्मृति है वह गुप्त काल से संबंधित है। जातक, इसके बाद हम बौद्ध ग्रंथ देखेंगे। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ठीक है। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वह हिंदू धर्म ग्रंथ थे। उसके बाद हम लोग अब जो है वह जातक, जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है या बौद्ध साहित्य है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन मिलता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। जब आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, चौथी बौद्ध संगति जिसमें हीनयान और महायान 2 बौद्ध संप्रदाय बट गए थे। तो इसमें से हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, अनेक कथाओं का वर्णन या जीवन चरित्र वर्णित है। ठीक है। जैन साहित्य के बारे में अगर बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ठीक है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का एवं अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। किसमें? भगवती सूत्र में। जैन धर्म का जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें हमें महावीर के जीवन कृत्यों के बारे में या महावीर के जीवन काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें धर्मशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। धर्मशास्त्र जो मौर्यकालीन ग्रंथ है, जिसमें राजनीति शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। यह 18 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। तो यह बुक के बारे में, अर्थशास्त्र की जो बुक है वह 18 चैप्टर्स में 180 पार्ट हैं उसके। ठीक है। 18 भाग हैं और 180 प्रकरण है। ठीक है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। ठीक है। कल्हण के द्वारा सबसे पहले संस्कृत जो साहित्य था उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया था, और क्रमबद्ध तरीके से कोई भी चीज जब लिखी जाती है तब उसे ही हम ऐतिहासिक श्रेणी में शामिल करते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कल्हण के द्वारा रचित राज्य तरंगिणी थी, जिसका संबंध कश्मीर से था, वह पहली संस्कृत साहित्य या प्राचीन समय की पहली कृति है, जिसे हम ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में ग्रंथ मान सकते हैं। ठीक है। तो कौन सी है? राज्य तरंगिणी, जो कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। इसमें कश्मीर का इतिहास
जानने को मिलता है। 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। तो जब हमें 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, तो वह अरब था मोहम्मद बिन कासिम, उसने सिंध को विजय किया था। इस सब के बारे में हमें जानकारी का स्रोत है जो वह है चचनामा। अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और इसके लेखक थे पाणिनि। ठीक है, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वह संस्कृत भाषा की प्रथम व्याकरण है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें पाणिनि के अष्टाध्यायी में, तो अष्टाध्यायी के लेखक के बारे में अगर हमसे पूछे तो उसका आंसर होगा पाणिनि। ठीक है, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष, जो कात्यायन थे उनकी गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले पहले यवन आक्रमण का उल्लेख है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि जो प्रथम अरब आक्रमण थे तो उसके बारे में जानकारी हमें चचनामा से प्राप्त होती है, और कात्यायन की गार्गी संहिता से एक जो ज्योतिष ग्रंथ है उसमें हमें यवन आक्रमण के बारे में जानकारी का उल्लेख मिलता है। तो इन दोनों ग्रंथों को याद रखना है जिसमें हमें विदेशी आक्रमणों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला चचनामा और दूसरा गार्गी संहिता जिसके लेखक हैं कात्यायन, जिसमें हमें यवन आक्रमणों के बारे में जानकारी मिलती है। अभी तक हम लोगों ने ऐतिहासिक ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए। अब हम लोग स्रोतों का जो तीसरा भाग है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूनानी लेखक या रोमन लेखकों के बारे में देखें। पहला आया था टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है तो हमारा आंसर होगा हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के संबंध में वर्णन किया है। इसकी जो हेरोडोटस है जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है उसकी पुस्तक है हिस्टोरिका में इसने भारत और फारस के बीच संबंधों का वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सिकंदर जो सिकंदर था उसके साथ में कुछ लेखक आए। ठीक है, नियाकस आदि, उनके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति का विवरण लिखा है। फिर डाइमेकस जो सीरियन नरेश एंटीओकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तो जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और डाइमेकस जो सीरियन नरेश था, एंटीओकस उसका राजदूत था और वह बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, इसके बाद डायनोसियस, ठीक है, यह मिस्र नरेश टॉलमी का राजदूत था जो अशोक के शासनकाल में आया था। उसके बाद टॉलमी इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? टॉलमी ने। ठीक है, टॉलमी ने भारत में 2वीं शताब्दी में भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी।
ठीक है। इसके बाद प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें भारतीय पशुओं एवं पेड़ पौधों एवं खनिजों आदि के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है। इसके बाद चीनी लेखक आए। चीनी लेखकों में फाहियान वह यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसके विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया गया। किसने? फाहियान, जो 5वीं शताब्दी में आया था। और 5वीं शताब्दी में भी कब? 399 से यह 400 ईसा पूर्व के बीच में रहा है, तो 5वीं शताब्दी में आया था। फिर उसके बाद हुनसांग या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुनसांग 229 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 445 में वह चीन लौट गया। ठीक है। वह बिहार में नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। ठीक है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। इसका वृत्तांत सुयुकी नामक प्रसिद्ध है। ठीक है। जो इसका यात्रा वृत्तांत है वह सुयुकी के नाम से जाना जाता है। धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन तथा जाना जाता है। इसने, ठीक है, यहां से देखेंगे, इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ठीक है। हुनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, जो, ठीक है, शीलभद्र इस समय आचार्य थे। ठीक है। इसके बाद इतिसंग आया, जो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की। ठीक है, कुमारगुप्त ने की। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की। ठीक है, धर्मपाल ने की। कुमारगुप्त गुप्त शासक था और धर्मपाल पाल शासक था। ठीक है। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इन दोनों विश्वविद्यालयों को बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय या नष्ट कर दिया था 1202 में। इसके बाद हम अरबी लेखकों के, अभी तक हम लोगों ने चीनी लेखकों के बारे में पढ़ा, अब हम लोग अरबी लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अरबी लेखक अल-बरूनी या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है। महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ठीक है। अरबी में लिखी गई इसकी पुस्तक या इसकी कृति किताब उल हिंद, जिसे तहकीक हिंद या भारत की खोज भी कहा जाता है, आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सी बुक? किताबुल हिंद और तहकीक, या जिसे तहकीक हिंद कहा जाता था, यह आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है मध्यकालीन भारत का। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। किसमें? अल-बरूनी की किताब उल हिंद बुक में। इसके बाद हम लोग अन्य लेखकों के बारे में देखेंगे, जिसमें तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। ठीक है। कंग्यूर और तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ इसकी रचना है। फिर इसके बाद मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की, हम लोग जब दक्षिण भारत के बारे में बात करेंगे तो दक्षिण भारत में चोल और केरल में पांड्य राज और
तमिलनाडु के का जो आखिरी छोर है वहां पर पांड्य थे, चोल चेर पांड्य। तो चेर जिसमें जो केरल पुत्र कहलाते हैं, और चोल एक प्रमुख राजवंश था कहाँ का, दक्षिण भारत का, और उसके नीचे तमिलनाडु के भाग में पांड्यों की पांड्य शासन था। तो इसी मार्को पोलो ने इसी राज्य या वंश के इसी पांड्य देश की यात्रा की थी। ठीक है, इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पुरातत्व संबंधी विवरण। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वह धर्म ग्रंथ से संबंधित इतिहास के बारे में पढ़ा या ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पुरातत्व से संबंधित जो साक्ष्य हैं उनको देखें, जिसमें अभिलेख जिसमें हम लोग अभिलेख, सिक्के, स्तंभ आदि को मानते हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे 1400 ईस्वी के अभिलेख बोगाज कोई या एशिया माइनर में से वैदिक देवता मिस्र एवं मित्र देवता जो मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य या जिन्हें अश्विनी कुमार के नाम से जानते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। किसमें, बोगाज कोई जो एशिया माइनर में है उस अभिलेख से। ठीक है, इसके बाद हम लोग मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर जिसे विदिशा में स्थित गरुड़ स्तंभ से मिलता है। क्या मिलता है, भागवत ग्रंथ या भागवत धर्म के बारे में जानकारी हमें यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ लेख से मिलती है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख जो उदयगिरी या खारवेल से संबंधित है, उदयगिरी की पहाड़ियों में, उससे हमें सबसे पहले सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष जिसे अकाल के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख स्वयंगौरा अभिलेख है। ठीक है, स्वयंगौरा अभिलेख जो अशोक कालीन है उसमें हमें अकाल के बारे में जानकारी सबसे पहले मिलती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख से हमें सर्वप्रथम हूण आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, जो सती प्रथा हमारे भारत में प्रचलित थी उसका पहला लिखित साक्ष्य हमें ऐरण अभिलेख में मिलता है। ऐरण कहाँ पे है, यह सागर में है और इसे हमें भानुगुप्त जो एक गुप्त शासक थे उनके समय से प्राप्त है। ठीक है, ऐरण 510 ईसा पूर्व या ऐरण जो सागर में है जो एक ताम्रपाषाण काली स्थल है। ठीक है, रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से, या जिसे हम दसपुर अभिलेख भी कहते हैं, दसपुर अभिलेख भी हमें से कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन हमें जो अभिलेख है उनके अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। कश्मीर नवपाषाणी स्थल, जो कश्मीर का नवपाषाणिक स्थल है, बुज होम से गर्तावास के बारे में जानकारी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है या पंचमार्क या पंच कॉइन, जिसमें आहत या पंच लगा के बनाया जाता था, उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कैसापण कहा गया है। जो आहत सिक्के हैं उन्हें ही कैसापण साहित्य में कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ठीक है, तो ये याद रखने की बात है।
कि सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखे थे वह किसने लिखे थे? यवन शासकों ने। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो सिक्के हमें जानकारी की स्रोत हैं और सिक्कों से हमें अनेक जानकारी मिलती हैं। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में मिलती है कि वह बीड़ा बजाता होगा या बीड़ा में रुचि रखता होगा, ठीक है। और अरकमेडू जो पांडिचेरी के निकट है वहां से हमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए? पांडिचेरी के निकट अरकमेडू से, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वह पढ़े हैं धर्म ग्रंथ जो सूत्र हैं उसमें देखा धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। इसके बाद हमने